शैतान का हाथ मिलाएगा, अगर उसका हाथ होता है तो हाथ मिला के शुक्रिया कहेगा और बोलेगा। लेकिन कुछ है जिन्होंने उस डेथ को एक मोटिवेशन बनाया कि भाई कभी भी अपना नंबर लग सकता है। इस फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड भी कुछ एग्जिस्ट करता है जिसको हम मेटाफिजिकल बोल सकते हैं, विच इज बियॉन्ड द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ आर फिजिकल रियलिटी। कि भाई ये वाली जिंदगी जो तू अभी जी रहा है उसको तुझे इटर्नली जीना है, मतलब मर जाएगा और ये जिंदगी वापस रीसेट हो जाएगी और सब कुछ वैसे ही होगा। अच्छा, किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचो जो कि हिंदी में फिलॉसफी का बहुत अच्छी नॉलेज रखता है। तो आई एम श्योर कि आपके दिमाग में डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का नाम आ रहा होगा। लेकिन डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के बाद में एक और ऐसा इंसान है जो कि यूट्यूब पर बहुत डीप फिलॉसफी के वीडियोस बनाते हैं। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ईस्टर्न फिलोसफर्स की बात करते हैं और ये वेस्टर्न फिलोसफर्स की बात करते हैं। और ही इज़ एन आर्किटेक्ट। उनकी एक ई कॉमर्स स्टोर है लाइफस्टाइल ब्रांड से रिलेटेड, और साथ में उनका ये फ़िलॉसफी में गहरा इंटरेस्ट है जिसकी वजह से उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल देसी फ़िलॉसफर के नाम से बनाया है। और इतने गहरे डीप लंबे वीडियोस डालने के बाद ही हैज़ गॉट क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। चलिए मिलते हैं फराज खान से और पूछते हैं उनसे कुछ फ़िलोसफिकल क्वेश्चंस। सो फराज, आपने इतने सारे फ़िलासफ़र्स को पढ़ा है और सारे के सारे फ़िलासफ़र्स बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लाइफ कैसे जीनी है, पर्पस क्या है। तो अल्टीमेटली क्या लगता है इतने फ़िलासफ़र्स को पढ़ने के बाद में, लाइफ का पर्पस क्या है? कुछ समझ में आया आपको इन सारे फ़िलासफ़र्स के थ्रू? अभी तो क्या है कि हर घंटा इंसान इवॉल्व करता है, इन माय ओपिनियन। आप हर घंटे न्यू इन्फॉर्मेशन इनपुट करते हैं, तो उसको कलेक्टिवली एक लाइन में बताना, एक वर्ड में बताना तो मुश्किल है। बट हाँ, एक चीज जो मैंने रियलाइज करी है, विच इज कि सब फिलोसफर्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को टच किया है जो लोग निग्लेक्ट करते हैं, विच इज डेथ। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ। अब डेथ, लोगों को लगेगा यार ये तो हमें बात पता है, इसमें क्या नई बात है, सबको मरना है। बट पता सबको है, पता होने में और रियलाइजेशन में बहुत फर्क होता है। रियलाइजेशन किसी को नहीं है, पता सबको होता है। वो इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही है बैक ऑफ योर माइंड कि हाँ भाई डेथ होगी, 75-80 साल की उम्र लेके आए हैं, ये है। बट वो रियलाइजेशन और उस रियलाइजेशन से आपको जो काम करने हैं इस दुनिया में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब दो तरीके के लोग आते हैं। एक जो मैंने नोटिस किया है फिलोसफर्स में, कुछ फिलोसफर्स हैं जिनको आप पढ़ोगे जो बहुत डार्क हैं, पेसिमिस्टिक, उन्होंने लाइफ को छोड़ दिया पूरी तरीके से, यार कुछ रखा नहीं है, बेकार है। लेकिन कुछ है जिन्होंने उस डेथ को एक मोटिवेशन बनाया कि भाई कभी भी अपना नंबर लग सकता है, तो जो करना है करो। किसी ने किताब लिखी, किसी ने पैसा कमाया, किसी ने अपनी लेगेसी बनाई, किसी ने एक बिजनेस बनाया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। तो इन शॉर्ट मेरा जो कलेक्टिव वर्क है, मुझे ये रियलाइज हुआ कि अपनी जो लाइफ है उसको तुम बहुत लकी तो नहीं कह सकता, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ लक, बट तुम अपने को बहुत ग्रेटफुल समझो। अब किसको तुम उस ग्रेटफुलनेस का, है ना, हाथ जोड़ना चाहते हो, तो कोई तुम्हारे गॉड हैं या तुम किसी डिवाइन पावर पे बिलीव करते हो, लेकिन जो भी है ये बहुत नायाब चीज़ है जो तुम्हारे पास है, लाइफ। तो डू नॉट वेस्ट इट, मेक यूज़ ऑफ इट। वो मैं कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, बेस्ट पोटेंशियल पे जीने की कोशिश करो। और इतना भी मत घुस जाओ दुनिया में। मैंने ऐसे भी फिलोसफर्स पढ़े हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि इतना भी मत घुस जाओ फिलोसफिकल चीज़ों में कि आप इस ज़िंदगी के मज़े लेना भूल जाएं। तो मज़े लेते रहें। ये मैंने कुछ सीखा। पर्पस क्या है? क्वेश्चन अभी भी अधूरा है ना? पर्पस क्या पर्पस, है ह्यूमन बीइंग का इस दुनिया में आने का? कई लोग बोलते हैं कि दूसरों की सेवा करना पर्पस है, एक वर्ल्ड को बेटर बनाना पर्पस है, और कई लोग बोलते हैं कि कोई पर्पस नहीं है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि क्या कोई पर्पस नहीं है, रैंडम है सब कुछ, या फिर कुछ शायद वेलफेयर पर्पस है? ये जो अच्छे अच्छे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो पर्पस है शायद? एक नई डायरेक्शन देना पर्पस है दुनिया को? दो पर्पस क्या है? दो तीन पॉइंट्स है, दो तीन पॉइंट्स हैं यहाँ पे। पहला तो अगर आप बायोलॉजिकल लेवल पे देखो तो पर्पस है रिप्रोडक्शन, अपने डीएनए को आगे बढ़ाना, अपने डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट करना, जो बेसर इंस्टिंक्ट होता है एक इंसान का। अभी मैं इमोशंस और इंटेलेक्चुअलिटी पे नहीं पहुंचा, अभी मैं बेसर इंस्टिंक्ट्स की बात कर रहा हूँ। जिसने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में, मैस्लोव का जो ट्रायंगल होता है, क्या होते हैं, क्या मोटिवेशंस होते हैं इंसान के। दूसरी चीज़ है, अगर आप ये कहते हो कि पर्पस नहीं है इस दुनिया का, तो मीनिंगलेस है, पॉइंटलेस है, वो प्रीच करना, वो कहना अपने में एक पर्पस है।
तो अब वो कहने में एक पर्पस दे रहे हो कि भाई मैं तो दुनिया को ये बताऊंगा कि जिंदगी का कोई पर्पस नहीं है, तो आपका पर्पस ही वो बन गया कि मैं दुनिया को बताऊंगा जिंदगी का कोई पर्पस नहीं है। अब क्या है कि अगर कलेक्टिवली, अब बायोलॉजिकली चलो हटा लो, अब एज एन इमोशनल बीइंग आप बात करो, क्या पर्पस है या क्या पर्पस नहीं है। अब वो अभी तक क्या क्या आप करते आए हो उसी से फिगर आउट कर पाओगे। अब जैसे कुछ लोग होते हैं कुछ नहीं करते लाइफ में, यार जब आखिरी में कुछ होना ही नहीं है, कहीं जाना ही नहीं है, कुछ होना ही नहीं है, तो करना ही क्यों है चीज़ों को। लेकिन आप नोटिस करोगे कि वहां तक पहुंचने में भी आपने बहुत कुछ किया है, कुछ किया आपने। हो सकता है मजबूरी में 12वीं पढ़ी होगी, मजबूरी में आपने जॉब करी होगी, मजबूरी में ये किया होगा कि भाई मजबूरी में किसी ने शादी करवा दी, घर वालों ने पकड़ के भाई शादी करो। अब घर वाले प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई अब बच्चे भी करो, तो आपका पर्पस वही बन गया। तो कलेक्टिवली इंसान का क्या पर्पस है, ये सबसे बड़ा फिलोसफिकल क्वेश्चन है जिसका जवाब तो कोई दे नहीं सकता कि भाई क्या पर्पस है, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। तो भैया जब तक यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, यही मेरा आंसर रहेगा। फिलोसफर्स ने कुछ एक कॉन्क्रीट जवाब दिया कभी किसी इस क्वेश्चन का? किसी एक धर्म फिलोसफर ने का जो जरूर आपका दिया आइडिया है, क्लिक करता हो? धार्मिक लोग जरूर देते हैं एक एब्सोल्यूट ट्रुथ, लेकिन फिलोसफर्स कभी एब्सोल्यूट ट्रुथ के ऊपर बात नहीं करते। हाँ करी है, मतलब अगर आप देखो प्री सोक्रेटिक फिलोसफी हो गई जिसमें जितने फिलोसफर्स आए थे, सोक्रेटिस जो फिलोसफर है उनसे पहले जितने फिलोसफर्स आए थे, उन लोगों ने वार्तालाप जरूर किया कि भाई एक यूनिटी है, एक वननेस है, जिस वननेस से आप निकले हो उसी वननेस में जाके मिल जाओगे, जिसको हिंदुइज्म के कॉन्सेप्ट, अद्वैत कॉन्सेप्ट, और इसमें भी वेदांत, अद्वैत बोल रहा हूँ, वेदांत का कॉन्सेप्ट में भी होता है थोड़ा। हिंदुइज्म में अगर चले जाए, मैं ज्यादा टच नहीं करना चाहता, बट कि आप एक यूनिटी से निकले, उस यूनिटी में जाके मिल जाएंगे। अब जाके मिल उसको जाना। बड़े, हाँ जाके मिल जाओगे, उससे ही निकले हो, उससे जाके मिल जाओगे। अब उसको आप अपने अलग अलग गॉड्स का नाम दे दो, बट जैसे जैसे आप आगे ट्रांसेंड करते जाओगे ना मॉडर्न फिलोसफर्स की तरफ, रेनेसां पीरियड में जो फिलोसफर्स आए थे या आपके एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स आए थे, वो लोग मोर रोमांटिक बन गए। अब रोमांटिक यहाँ पे प्यार वाला रोमांस नहीं, रोमांटिक मतलब इंडिविजुअलिज्म, कि भैया दुनिया के बारे में क्या बात कर रहे हो, पहले अपने आप को तो जानो, तब बात करो बाहर क्या है, पहले खुद को तो जानो। जैसे 2-3 फिलोसफर्स हैं जो टॉप एपिटोम, मतलब कह सकते हैं ना उसको, शेर वाले फिलोसफर्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, इन तीन को सब जानते हैं अगर फिलोसफर्स की आप बात करें। तो प्लेटो ने कहा था कि इस फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड भी कुछ एग्जिस्ट करता है जिसको हम मेटाफिजिकल बोल सकते हैं, विच इज बियॉन्ड द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ आर फिजिकल रियलिटी। ठीक है, वहां पे सब कुछ परफेक्ट होगा, हम सब परफेक्ट होंगे वहां पे। एरिस्टोटल आए, उन्होंने उनकी बात को खारिज कर दिया कि भाई प्लेटो बाबा वहां की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ की बात कौन करेगा, पहले यहाँ की तो बात करी जाए, इधर क्या हो रहा है, इंसान क्या है। ऐसे ही अब आगे आप बढ़ते जाएंगे तो और इंडिविजुअलिज्म की तरफ आ गए, एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर जैसे आ गए, जॉन पॉल सार्त्र हो गए, फ्रीडरिक नीचे हो गए, कीरकेगार्ड हो गए। कीरकेगार्ड एक फिलोसफर थे, सोरेन कीरकेगार्ड, वहां से शुरुआत हुई थी कि भाई हमको बात करनी चाहिए हमारे अंदर क्या पीड़ाएं आ रही हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ऑल दीज मेंटल हेल्थ इश्यूज किस तरीके से पनपती हैं, कहाँ से आ रही है। तो हाँ, मैं कहाँ से कहाँ चला गया मेरे को पता नहीं, मैं सवाल ऊपर नीचे कर दिया, बट ये मैं कहना चाहूंगा कि सबके अपने पर्सपेक्टिव है, किसी फिलोसफर ने कोई सॉलिड कॉन्क्रीट चीज नहीं कही। तो ये मेरा आंसर रहेगा। एक मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आती है जब मैं इसके बारे में काफ़ी सोचता हूँ कि शायद कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ में, जैसे मान लो कि अगर किसी एक स्टार्टिंग में किसी इंसान को एक ऐसे बड़े से मैदान में डाल दिया गया जहाँ पर कोई एंड नहीं है उस मैदान का, बहुत दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, और उसे पता नहीं कि उसे क्यों डाला गया, उसे वहाँ पर डाला गया। कुछ दिनों बाद उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ डाली गई है, वो फियर ऑफ सर्वाइवल है कि मैं, वो सिर्फ इस चीज़ से डरता है। कुछ टाइम बाद उसके दिमाग में एक दूसरा डर आया कि मैं हूँ क्यों यहाँ पर। ये दोनों डर बढ़ते बढ़ते, ये तो बेसिक डर हैं ही, अब वो कुछ भी देखेगा उस मैदान में, मान लो कभी उसने एक फूल देख लिया, तो उस फूल को देखेगा और फूल को उठाएगा, तो कहीं ना कहीं वो फूल, उसकी होप होगी कि शायद मैं इस फूल से सर्वाइव कर जाऊं, या फिर इस फूल से मुझे कुछ ऐसा पता चल जाए कि मुझे पता चल जाए कि मैं यहाँ पर हूँ क्यों। और कभी इसने फिर फूल देखा, फिर कभी बिल्डिंग देखी, फिर बिल्डिंग बनाई इसने, और करते 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 हम यहाँ पहुँच गए। और अब हम जो भी कुछ कर रहे हैं
जैसे मान लो कि हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, या फिर हम जो काम करते हैं, या फिर हम जानवरों की सेवा करते हैं, या फिर कोई क्राइम भी करते हैं, सारी की सारी चीज़ें इन दोनों डरों से ड्राइव हो रही हैं कि मैं बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा, और मैं कहीं फालतू नहीं आ गया इस दुनिया में, कहीं सब कुछ रैंडम तो हम्म, नहीं है। हम्म। आपको लगता है ऐसा, कभी फील होता है आपको ऐसा कि शायद यही दोनों डर हैं और ड्राइव किए जा रहे हैं, और बाकी सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं बस हम गेम बना रहे हैं इन दोनों डरों से बचने के लिए, अपने आप को मतलब डाइवर्ट करने के लिए? थ्रू आउट हिस्ट्री, एनल आपकी भी एनालॉजी काफ़ी अच्छी है, और थ्रू आउट हिस्ट्री ऐसी एनालॉजीज आई हैं कि भाई इस वजह से ये हुआ, इस वजह से हुआ। बट एज अ फिलोसफी इंथुजियास्ट मेरा पहला सवाल रहेगा, इंसान ही क्यों? भाई हम ही क्यों? और क्या हम खुद को समझ सकते हैं, एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं, इसलिए हम इंसानों के ही सब कुछ देखते हैं कि हम ही हैं जो हैं? भाई बाकी जानवर का भी तो अपना मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, उनकी अपनी रियलिटी है, उनका अपने लेवल पे कुछ चल रहा है जो हम हो सकता है ना समझ पाए, ऐसे ही वो लोग हमें नहीं समझ पाते। मतलब ये तो कम्युनिकेशन और फिलोलॉजी की बात होगी। बट मैं इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ आए, हमने वो फूल देखा, वो फूल देखा, वो फूल वहाँ था ही क्यों, और फूल ही क्यों था? तो बेस पे सवाल ये उठता है। तो अभी क्या है कि फिलोसफर्स का मेरे हिसाब से दो तरफ क्वेश्चनिंग चली जाती है। पहला, इससे पहले क्या था, और दूसरा, इसके बाद क्या होगा। अब बीच में आप उस गैप को भरने के लिए फूल ले आओ, बिल्डिंग ले आओ, या कुछ और ले आओ, लेकिन प्राइमरी कोर पे सवाल ये दो ही रहने वाले हैं कि इससे पहले क्या था और उसके बाद क्या होगा। और इसी के अराउंड आप पूरी देख लो, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स पूरी इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। पहले तो फिलोसफर्स एक ही थे, भाई फिलोसफी लव फॉर विजडम होता है, फिलोसोफिया मतलब लव फॉर विजडम। स्टार्टिंग में सबका यही था कि भाई हमें पर्पस ऑफ लाइफ जानना है। अभी जितना हम लोग बिजी हो गए हैं सोशल मीडिया में, हम लोग बिजी हो गए हैं ब्लाइंड डेट्स में, हम लोग बिजी हो गए हैं इसको इम्प्रेस करना है, हम बिजी हो गए हैं बस पैसा कमाना है, फ्लेक्स करना है, सोशल स्टेटस। उस टाइम पे हमसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग एग्जिस्ट करते थे, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान लोग एग्जिस्ट करते थे, और वहाँ माहौल ही होता था कि वहाँ दावत भी होती थी, सिर्फ इसलिए होती थी, मैं एंशिएंट ग्रीस, रोम, इन सब की बात कर रहा हूँ, इसलिए होती थी। और इंडिया में भी होता होगा, मोस्ट प्रोबेबली होता ही है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली क्या होता ही था कि दावत भी होती थी फॉर अ फिलोसफिकल डिस्कोर्स। ठीक है, शतरंज कहते हैं भारत में बना है। आप ये सोचो, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज शतरंज उस टाइम पे, आज से इतने साल पहले वो बना। लेकिन आज की डेट पे गेम नहीं बनता, आज की डेट पे गेम के नाम पे कबड्डी इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई इंडिया का गेम है, लेकिन शतरंज बनाओ सब। तो आप समझ लो इंटेलेक्चुअलिटी किस लेवल पे होगी कि भाई चेस में, मैं चेस खेलता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है कि भाई ब्लैक होगा, व्हाइट होगा, चेस है, इतने बॉक्सेस हैं, 52 बॉक्स कितने होते हैं, 52 बोल रहा हूँ, कितने तो कार्ड्स में होते हैं 64। 52, हाँ 64 जितने बॉक्सेस होते हैं, इस हिसाब से चलेंगे, ये होगा, उस हिसाब से चलेंगे, वो होगा। और सट्टेबाजी होगी इसके ऊपर, पूरे लोगों की जो महाभारत है पूरी उसी के ऊपर बेस्ड है, शायद मोस्ट प्रोबेबली इसी के आगे बेस्ड है ना। शतरंज का खेल था, कुछ हुआ था वो इसी में। शतरंज जैसा कोई खेल था। हाँ, शतरंज जैसा कोई खेल था, और शकुनी मामा थे, उन्होंने ही सब कांड, शुरुआत वहीं से हुई थी। तो वैसे ही कुछ खेल था। तो सोचो इंटेलेक्चुअलिटी ये थी, यही था उस टाइम पे कि भाई हम लोग बैठेंगे तो दावत में भी बैठेंगे तो हम लोग बात करेंगे फिलोसफी की, और कोई किसी को नीचा नहीं दिखाएगा, है ना। एक्सट्रीम पे भी नहीं जाना बट नीचा नहीं दिखाएगा। हाँ भाई हो रही है, बात चल रही है, वो आजकल की डेट पे खो गया है। तो फिलोसफी स्टार्ट ही हुई थी इस बात से कि व्हाट इज द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। पाइथागोरस ने कहा भाई मैं मैथमेटिक्स यूज करके समझाऊंगा, कोई और फिलोसफर ने कहा कि भाई मैं केमिस्ट्री पढ़ के समझाऊंगा। लेकिन हमारा पर्पस यही है कि इससे पहले क्या था और इसके बाद क्या आएगा। इस पर कौन सा है, और कोई पर्टिकुलर चीज जो आपको सबसे ज्यादा हिट की हो, सबसे ज्यादा काम आई हो इन रियल लाइफ उस फिलोसफर की? उस फिलोसफर की पर्टिकुलर कोई एक फिलोसफर या हाँ, ले सकते, एक मुझे पर्टिकुलर कोई लगता है फिलोसफर और उसकी कोई बात आपको हिट कर गई हो? अम, ऐसे हिट तो नहीं करी है, बट मेरे को इंटरेस्टिंग जो फिलोसफर लगता है वो हमेशा से फ्रीडरिक नीचा लगे हैं, और मेरे चैनल पे भी उनके ऊपर सबसे ज़्यादा काम है। तो मुझे उनकी चीज़, इटर्नल रेकरेंस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। आई डोंट नो हमारे पास कितना टाइम है, बट अगर कोई सुनना चाहे तो मैं यहाँ पे एलैबोरेट कर सकता हूँ उस कॉन्सेप्ट बिल्कुल को। बिल्कुल, आप एकदम आसान शब्दों में अगर एलेबोरेट कर सकें इसे। हाँ,
तो फ्रीडरिक नीचे ने कहा था, और फ्रीडरिक नीचे बाय द वे जितना आप देखते हो सुपरमैन का कॉन्सेप्ट, जो सुपरमैन देखते हो ना वो फ्रीडरिक नीचे की तरफ से आया है। आप सेल्फ डेवलपमेंट सेल्फ हेल्प का कॉन्सेप्ट देखते हो वो फ्रीडरिक नीचे के साइड से निकल के आया है। तो फ्रीडरिक नीचे ने इटर्नल रेफरेंस में कहा कि अगर एक शैतान, एक डीमन आके आपको बोले कि भाई ये वाली जिंदगी जो तू अभी जी रहा है उसको तुझे इटर्नली जीना है, मतलब मर जाएगा और ये जिंदगी वापस रीसेट हो जाएगी और सब कुछ वैसे ही होगा, वैसे ही बच्चे होंगे, वही शादी होगी, वही खाना खाओगे, उसी स्कूल में पढ़ोगे, हर सेकंड वैसे ही होगा जैसा तुम अभी जी रहे हो, और उसको तुमको इन्फिनिटी तक मरोगे वापस जिंदा होगे, मरोगे वापस, इटर्नली जीते रहना है वही लाइफ, तो तुम क्या करोगे? तो यहाँ पे दो तरीके के लोग आते हैं। पहला इंसान होगा जो उसको गाली देगा, अपना सर पटकेगा कि भाई मुझे तो ये जिंदगी पसंद ही नहीं, मैं तो जीना ही नहीं चाहता, ये वापस से कैसे जीऊंगा मैं, इसी लाइफ को बार बार जीना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता, और शैतान को गाली देगा, सर पटकेगा अपना। वहीं दूसरा आदमी होगा, बैठेगा, सोचेगा, इंट्रोस्पेक्ट करेगा, बोलेगा, उसका शैतान का हाथ मिलाएगा, अगर उसका हाथ होता है तो हाथ मिला के शुक्रिया कहेगा और बोलेगा आपने मेरी जिंदगी बदल दी। क्यों? क्योंकि अब से जो मेरी जिंदगी बची है उसको मैं अपने बेस्ट लेवल पे जीऊंगा, मोस्ट फुलफिलिंग लेवल पे जीऊंगा, जिससे आने वाले जितने भी सालों तक ये जिंदगी रिपीट होगी मैं उसमें वैसी जिंदगी रिपीट कर पाऊँ। तो वो पछताएगा नहीं, वो उसको एज एन अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लेगा। ठीक है, इसको एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं स्टोइसिज्म, जिन लोगों ने नाम सुना होगा। स्टोइसिज्म में कॉन्सेप्ट होता है अमोर फाती, विच इज एक्सेप्टेंस ऑफ फेट। जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो। किस्मत अलग चीज होती है, फेट अलग चीज होती है। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस ऑफ फेट, जैसा हो रहा है उसको होने दो और उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, किस्मत पे तो लोग रोते भी हैं और खुश भी होते हैं, लेकिन फेट पे आपको ना रोना है ना खुश होना है, जैसा है वैसा इमोशनलेस उसको। तो हाँ, ये कॉन्सेप्ट मेरे को एक बहुत हिट करा था। और अगर आप अपनी भी लाइफ पे करो इम्प्लाई ये चीज़ कि अगर आपको ये ज़िंदगी बार बार रिपीट पे जीनी है, अगर ऐसा हुआ तो या मानते हैं कि किसी का रिलीजियस कॉन्सेप्ट आखिरी डेट पे ट्रू नहीं आया और एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट ट्रू आया कि भाई एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें आपकी ज़िंदगी रीसेट होती जाएगी, किसी पैरेलल यूनिवर्स में ले लो, वापस वही चीज़ जीनी होगी, तो आप क्या करोगे? सेम चीज़ है, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो भी वैसे ही होगा, सेम टू सेम वर्ड्स में बात करेंगे। तो आप उसको बेस्ट बनाओगे या रोगे बैठ के, तो आपके ऊपर है। फिलोसफर्स बात ये करते हैं कि ये जो लिख हो रहा है वो होना ही था। ये जैसे हम अगर अद्वैत में भी बात करें तो काइंड ऑफ जो आप यूनिटी वाला कंसेप्ट बता रहे थे कि हम नहीं हैं, हम सभी एक हैं, एक ही चीज़ से आ रहे हैं, और जो हो रहा है वो होना ही था। मैं जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, मेरा कहने का मतलब ये है। मैं, जिसे हम अहंकार बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करती है। हम सोच रहे हैं कि हम डिसाइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो इससे ये लगता है कि जैसे कल भी डिसाइडेड है, परसों भी डिसाइडेड है, आगे सब कुछ डिसाइडेड है। आपको लगता है कि ऐसा होता होगा? शायद ऐसा है। अगर हम एवोल्यूशन से भी देखें कि अगर रिएक्शंस होती हैं, जैसे हमारे एक भी थॉट आ रहा है तो कुछ रिएक्शंस हुई होंगी बॉडी में आसपास, और उन रिएक्शन से अगर एक थॉट आया तो फिर अगली रिएक्शन तय है, उसके बाद अगली रिएक्शन भी तय है, तो उसके हिसाब से हमारा बिहेवियर भी तय है। तो एवोल्यूशन से ऐसा लग रहा है, साइंस से अगर हम समझे कि शायद ये सच हो सकता है, और कई फिलोसफर्स भी शायद इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें? पहली बात तो इसको समझने के लिए हमें आइडेंटिटी को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब मैं की बात करें, मैं। आप, हाँ, ओके। मैं, आप, तुम, तू, नाम तो बात की बात है। मैं, ये शरीर है, इसके सबका शरीर सेम है, दो गुर्दे हैं, एक दिल है, ठीक है, दिमाग है, आंखें हैं, सबका सेम है। जब इंसान मर जाएगा तो जो भी आपको दफनाया जाएगा, आपको जलाया जाएगा, सब कुछ सेम, हड्डियां सेम लगेगी, कोई डिफरेंस नहीं बता सकते। तो हमारे अंदर से जो चीज़ देख रही है वो क्या है ना। एक बार को अगर कहा जाए कि आपका सारा सबकॉन्शियस या कॉन्शियस, जो भी आप कहना चाहे, उसकी वायरिंग मिटा दी है, सब कुछ मिटा दिया, कि आपके अंदर से लेटर्स हटा दिए, लेटर्स की नॉलेज, लैंग्वेज की नॉलेज, एपिस्टोमोलॉजी विच इज फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज, सब कुछ हटा दिया, तो आपके सामने आप खड़े हो, एक और बंदा खड़ा है, कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे कि ये कौन है और ये मैं कौन हूं? तो मेरे हिसाब से जो मैं शब्द आया है, मेरे हिसाब से क्या, और भी लोगों के हिसाब से, मैं शब्द जो आया है वो आया है
कंपैरिजन विद अदर्स, मैं कौन हूँ भाई, मेरी ये पर्सनालिटी है, वो इसलिए है क्योंकि मैं इन उन लोगों से अलग हूँ। मैं, मेरे अंदर से जो चीज़ देख रही है वो इन लोगों से अलग है, इस तरीके से अलग है। भाई मैं फिलोसफी बनाता हूँ, वो मैं फिलोसफी कंटेंट बनाता हूँ, वो जो है हिस्ट्री के ऊपर कंटेंट बनाते हैं। उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने ये इलैबोरेट इसलिए किया कि मैं समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैं। अब उस मैं में आप टैग्स लगाना शुरू कर देते हो। टैगिंग जो कहते हैं ना कि ये अच्छा मैं है, ये बुरा मैं है, या ये अच्छा तू है, ये बुरा तू है, क्योंकि आप उसको अपने आप से कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, और वही जो कंपैरिजन कांस्टेंट होता जाता है और इस लेवल पे कंपैरिजन पहुंच जाता है कि वहां आपकी ईगो आ जाती है अंदर। उसको बोलते हैं ईगो। जब एक्सट्रीम लेवल पे कंपैरिजन चला गया, एक कंपैरिजन हुआ, भाई मैं ये करता हूँ, मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ, मेरी इतनी तनख्वाह है, मैं ऐसा है वैसा है, इधर मैं नौकरी करता हूँ, इतने में कमाता हूँ, ठीक है। अब मैं इससे ज़्यादा कमाता हूँ, भाई ये तो इतने कमाते नहीं, इसकी तो गाड़ी ऐसी है, मेरी तो गाड़ी वैसी है, इसके तो घर में एक एसी लगा है, मेरे तो 2 एसी लगे हैं। तो आपने क्या किया, कंपैरिजन का वॉल्यूम बढ़ा दिया। ठीक है, अब ज़्यादा कंपेयर करने लग गए, ज़्यादा माइक्रो लेवल पे जाके कंपेयर करो, तो आपकी ईगो आ गई। उसी को तो ईगो बोलते हैं। ईगो क्या होता है? एक्सट्रीम लेवल पे कंपैरिजन इज ईगो। कि भाई अहंकार है मेरे अंदर कि भाई अगर मैं एज एन एंटरप्रेन्योर, कि भाई मैं बिजनेस करता हूँ, मेरे कारीगर हैं, मेरी फैक्ट्री है, कारीगर हैं ये तो यार कारीगर हैं, और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं इनसे ऊंचा हुआ, मैं इनसे बड़ा हुआ, मेरे पास ज़्यादा दिमाग है, मैं धंधा चला रहा हूँ, तो वो तो कारीगर है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तो कंपैरिजन चल रहा है माइंड में सबकॉन्शियसली कि मैं अपने को बार बार रीइंफोर्स कर रहा हूँ, मैं ये हूँ, मैं यूँ हूँ, मैं यूँ। तो ईगोइस्टिक, तो ये यहाँ पे आप कह लो ईगो आ जाती है। और ईगोइस्टिक लोग मोस्ट प्रोबेबली इनसिक्योर भी होते हैं अपने कंपैरिजन्स को लेके। वो खुश नहीं होते अपने कंपैरिजन से, आसपास की चीज़ों से। तो अपनी आइडेंटिटी को, कोई बोलता है ना भाई हम में तो ईगो है, आप में ईगो है ठीक है, लेकिन आप के अंदर खामियां हैं जिसको लेकर आप इनसिक्योर हो, जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप ईगोइस्टिक हो गए हो। तो हाँ, ये रहेगा। तो द क्वेश्चन इज स्टिल अनआंसर्ड। हाँ क्या ये तो जो मैं आपने बताया वो मैं है, दूसरा वाला मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो कि हम सोचते हैं कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो कि डिसाइड कर सकता है। जैसे मैंने ये फ़ोन उठाया, फ़ोन उठा के जो रख रहा है वो डिसाइड कर रहा है। ऐसा मैं होता भी है या फिर नहीं होता? मतलब मैं भी हूँ जो कोई कर रहा है, या फिर कुछ नहीं है ऐसा? मैं तभी चुप कर गया था क्योंकि मैं सवाल भूल चुका था इतना लंबा अच्छा। बोलने में, सिर्फ मैं समझाने में। तो ओके। तो ऐसा होता भी है, नहीं होता है, इसका आंसर तो ये तो फिलॉसफी ऑफ कॉन्शियसनेस में बहुत डिबेटेड चीज़ है कि व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस। कि अगर आपने बोला ना, जैसे ये फ़ोन उठा रहे हो या ये फ़ोन रख रहे हो या कोई भी एक्शन कर रहे हो जो फ्री विल डिटर्मिनिज्म कि हम कर रहे हैं, वो हमारे कंट्रोल में भी है कि नहीं है, या मैं ही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो इसका कोई सॉलिड तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि सॉलिड आंसर ना मेरे पास है ना मैं दे सकता हूँ। बस हम समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को जो कि मैंने समझाने की कोशिश करी, और उसके अराउंड मूव कर सकते हैं। तो फिलॉसफी की यही वियर्ड चीज़ है कि आप कभी सॉलिड आंसर नहीं दे सकते किसी भी चीज़ का। ठीक है, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। जैसे अभी आपने एक सवाल पूछा विच वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन हमारे पास उसका कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हम समझ ही नहीं सकते। बात वही आ जाती है ना घूम फिर के कि अगर मैं बोलूँ सारी इन्फॉर्मेशन मिटा दो आप अपने अंदर से, तो आपके अंदर से जो चीज़ झांक रही है वो क्या है? वो मैं है या कुछ और ही है? और वो क्या यूनिवर्सल लेवल पे यूनिफाइड है? क्या सबका मैं एक ही है या सबका मैं अलग है? आपका मैं अलग है, मेरा मैं मतलब ऑब्वियसली अलग है अगर हम प्रैक्टिकली देखें, बट कितना अलग और कितना सही है और कितनी यूनिवर्सल लेवल पे हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कोई उसका सॉलिड आंसर जब कंक्लूजन नहीं निकला है अभी तक इसका? नहीं, नहीं निकल सकता किसी ने अभी मतलब फिलहाल कोई तो। ऐसा नहीं है जिसने ठोक कर बोल दिया हो कि नहीं मैं तो है ही नहीं, जो हो रहा है बस हो रहा हाँ है? मतलब अपने अपने लेवल पे फिलोसफर्स ये जिनको कहना है वो कहते ही हैं। ठीक है, और बाकी फिजिक्स के हिसाब से, फिजिक्स के माध्यम से देखा जाए तो वो पूरी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को ही खारिज करके वो बोलते हैं कि भाई नहीं, केमिकल जो आपने केमिकल रिएक्शन बोले ना,
केमिकल रिएक्शन एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे एक पर्टिकुलर रेजोनेंस या फ्रीक्वेंसी पे आते हैं, उस वजह से हमारे एक्शंस क्रिएट होते हैं। तो साइंस ने तो ये कह के बोल दिया कि भाई ये हमारा थ्योरी है, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट ने बोल दिया, अब आप इक्वेशन निकालो, इसको प्रूव कर दो। ठीक है, और हो सकता है वो प्रूव कर दें। तो फिलोसफर का काम है भैया बात कर देना एब्स्ट्रैक्ट, है ना, और साइंटिस्ट का काम है अब वो जो गैप है उसको ब्रिज करना। राइट। एक और मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि कई सारे फिलोसफर्स होते हैं जिनको सैड फिलोसफर टाइप का बोला जाता है, कि हमेशा दुख भरी बातें बोलते हैं। जैसे शोपेनहावर ने एक बार एक बात बोली थी कि जो हैप्पीनेस है वो तो इल्यूजन है, हम्म जो परम सत्य है वो है पेन। पेन से दूर जाने का एहसास ही हैप्पीनेस है। हम्म आपने क्या इसके साथ में कनेक्ट किया, या फिर आपके कुछ इसके अगेंस्ट या फिर इसके फेवर में, या फिर कैसे भी व्यूज अगर आप दे सकें? नहीं, मैंने सोचा नहीं है इसके ऊपर, आपने अच्छा। बोला तो अभी सोच रहा हूँ। बट शोपेनहावर का जो कहना था विच इज कि एक इनसेचेबल डिजायर होती है, ठीक है, एक हर इंसान में इनसेचेबल मतलब एक ऐसी प्यास जो कभी बुझ नहीं सकती। तो अब आप क्या करोगे, वो प्यास तो बुझ नहीं रही, अब आप उसको बुझाने में लग जाओगे तो वो वैसे ही नहीं बुझेगी, क्योंकि कितना और गाड़ी आ गई तो हमें वो चाहिए, एक गाड़ी आ गई तो महंगी वाली गाड़ी चाहिए, महंगी वाली गाड़ी आ गई तो प्राइवेट जेट चाहिए, प्राइवेट जेट आ गई तो यॉट चाहिए, यॉट आ गई तो और कुछ चाहिए। तो ये तो मॉनेटरी बेसिस पे हो गया कि भाई ये एक इनसेचेबल डिजायर है। अब आप या तो पूरी तरीके से अपने को एक ब्रह्मचार्य काइंड ऑफ पर्सन बना लो कि पूरी तरीके से आपने सब कुछ से हट गए, इल्यूजन बोल के हट गए। अब क्या वो हटना भी अपने में पेन हो सकता है कि यार मैं तो हट गया, मैं तो इंजॉय नहीं कर पाया इन चीज़ों को। तो जो शॉपेनहावर का कॉन्सेप्ट है अटैचमेंट और डिटैचमेंट का, कि भाई एक जगह से आप डिटैच कर रहे हो, आप कह रहे हो मैं डिटैच कर रहा हूँ, बट अटैच तो आप कहीं और हो रहे हो, बीट कोई और कॉन्सेप्ट। तो मैंने इसके ऊपर ऐसे विशेष कोई टिप्पणी दी नहीं है, ना कभी सोचा है गंभीर तरीके से कि पेन, लेकिन हाँ अभी आपके बोलने के बाद सोचना पड़ेगा। लगता है कि इस पॉइंट के अलावा बात करता हूँ। आपको लगता है कि दुनिया सिमुलेशन हो सकती है? जैसा लोग बोलते हैं कि शायद हम अपने ही ड्रीम में हैं, शायद ज़्यादा क्लियर ड्रीम, या मैट्रिक्स, फिर जैसा मैट्रिक्स टाइप मैट्रिक्स जैसा जो कुछ होता है। हो सकता है। कोई फिलोसफर इस तरफ इशारा कर रहा हो? मैट्रिक्स, मैंने पर्टिकुलरली अगर मतलब अपने लेवल पे बात करूँ तो हाँ भी ये सवाल तो आते ही हैं कि भाई क्या ये गेम हो सकता है, क्या ये हो सकता है कि भाई हम लोग एक कठपुतली हैं या एक गेम में चल रहे हैं, जैसे मैट्रिक्स मूवी में है ना, वो जो कैरेक्टर होता है उसके वायर वायर जुड़े हुए हैं और निकले और अचानक से हम मरे, अपनी आंखें खोली और कहीं और हो। तो सोचने में कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन घूम फिर के वही आ जाता है क्या ये कॉन्सेप्ट इसलिए है कि हम जैसे रिलीजन्स का कॉन्सेप्ट आया, बाकी कॉन्सेप्ट्स आए हैं कि भाई हम बोर हो गए, जैसे एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स में जो फिलोसफर्स आए हैं उन्होंने ये कॉन्सेप्ट छेड़ने की कोशिश करी कि भाई रिलीजन क्यों बनाए, पहले हम रिलीजन क्यों बनाए उसको समझते हैं, फिर हम इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे, क्योंकि ये एवोल्यूशन है रिलीजन का। पहले हम लोग रिलीजियसली इवॉल्व करे, जैसे जैसे रिलीजन समझ में आने लग गए, जादू कम होने लग गया दुनिया में क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ने लग गई, तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे चीज़ों को, तो धीरे धीरे धार्मिक चीज़ें भी बननी कम हो गई। तो लोग का जैसे एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स का ये क्लेम है कि भाई चूंकि लोग बोर हो रहे थे कि क्या करें, अब भाई छत आ गया, छत है, पानी है, खाना है, फसल उगा रहे हैं हम अपनी, तो अब हम क्या करें, तो चलो धर्म बनाते हैं। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट सोचा कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जिससे हम क्राउड कंट्रोल भी कर पाए, अथॉरिटेरियन रूल भी ला पाए, एक इकोनॉमिक एक पॉलिटिकल सिस्टम भी ला पाए, और उसका दोष एक ऐसी चीज पर डाल दें जिसको ना हम देख सकते, ना हम महसूस कर सकते, ना उसका हिस्ट्री है, ना उसका प्रेजेंट है, ना उसका फ्यूचर है, जिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। ठीक है, अभी मैं गॉड के एग्जिस्टेंस और उस पर नहीं पढ़ूंगा, वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से अलग हो जाएगा, बट
हम बोर हो रहे थे तो हमने डाला, तो रिलीजन हो गया भाई, रिलीजन बना, ऐसा ऐसा वो इवॉल्व हो गया। अब क्या करें? तो अब एक नया कॉन्सेप्ट आया इसका सिमुलेशन का, जिसके ऊपर प्रेजेंट डे बात करते हैं। जैसे कुछ सैम हैरिस जैसे लोग हो गए जो फ्री विल के ऊपर जिनका काम है, वो बात करते हैं सिमुलेशन, और सिमुलेशन थ्योरी भी है एक, जिसके बारे में मेरे को अच्छे से नहीं पता फैक्चुअली, तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा जिस चीज़ के ऊपर नहीं पता। बट हाँ, ये लोग बात करते हैं कि भाई हो सकता है वो रिलेटेड टू फ्री विल है, कि अगर अगर हम फ्री हैं तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या हम सिमुलेशन में? ठीक है, जो कि इंटरस्टेलर जैसी मूवीज में आपने देखा होगा, दिखाया है कि फ्यूचर से हेल्प करी गई इंसानों की। फिर हिस्ट्री में भी है, इजिप्शियन हिस्ट्री जो होती है, जो टैबलेट्स उनके है मिले हैं, जिसमें अनुनाकी के बारे में बात करी हुई है कि एक वेरी एडवांस सिविलाइजेशन आई थी जो आधे इंसान आधा कुत्तों वाला, कुत्ते जैसा धड़ था उनका, उन्होंने आके हमारी ब्रीडिंग करवाई, उससे पहले इंसान बंदर था, ये सब कॉन्सेप्ट्स। तो क्या वो हमें कुत्ते कंट्रोल इतने कर रहे पसंद है? हैं? जी, तभी हमें कुत्ते इतने पसंद है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं? जस्ट किडिंग। शायद वो कुत्ते ही हैं या बिल्ली हैं, जो भी है, बट अनुनाकी का जो कॉन्सेप्ट है वो आए हमें दिया। फिर प्रोमीथियस फिल्म है, प्रोमीथियस भी एक हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कि इंजीनियर्स आए, इंजीनियर्स ने हमें बनाया हुआ है, तो क्या वो हमारे सिमुलेटर्स हैं, वो हमारे आर्किटेक्ट्स हैं जिन्होंने हमको बनाया है? तो अगेन अ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्योंकि इसका कोई ना सर है ना पैर है, क्योंकि ये जस्टिफाइबल भी नहीं है और इसको फॉल्स भी नहीं कहा जा सकता है। तो हाँ, सोचने को सोच सकते हैं, इंटरेस्टिंग लगता है। हो सकता है आउट ऑफ बोरिंगनेस ही हम सोच रहे हैं ना। हाँ, कह सकते हैं एक तरीके से आउट एक हम ऑफ। थ्योरी बना रहे हैं क्योंकि हमें ये प्रेजेंट पसंद नहीं आ रहा है। हाँ, ये प्रेजेंट में हम खुश नहीं है, या पास से, जैसे हेगल जैसे फिलोसफर्स आए, हेगल ने कहा कि इंसान या तो प्रेजेंट में रहेगा या फ्यूचर के बारे में सोचेगा, फिलोसफिकली, नॉट इन अ इंडिविजुअल लेवल बट फिलोसफिकली। इंसान हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखना चाहता। तो जो फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री है, जो क्या हमारा इतिहास रह चुका है, उससे कुछ नहीं सीखना चाहता, तो उससे सीखना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने ही एक ऐसे, वो हैं हेगल ही एक ऐसे फिलोसफर हैं जिन्होंने हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, कॉमन बनाया, कि हिस्ट्री की फिलोसफी जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब जैसे हम लोग प्रेजेंट में हमने सिमुलेशन थ्योरी पे बात करी, ठीक है, फ्यूचर में हम लोग बात करेंगे कि भाई क्या होगा, ऐसा होगा या वैसा होगा। कुछ ही लोग हैं जो बात करते हैं पास्ट के ऊपर, जैसे हो गया बिग बैंग थ्योरी, हो गई एक एग्जांपल, कि क्या हमारी एग्जिस्टेंस है, कहाँ से आई। ठीक है, मैं पता नहीं कहाँ साइड में जा रहा हूँ फ्रेम से, हाँ। सही है। कहाँ से आई एग्जिस्टेंस, आई सिंगुलैरिटी थी, टाइम का मीनिंग था नहीं था, टाइम एग्जिस्ट करता भी नहीं था या करता था, तो ये सब कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नाम दीजिए आप उसको। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। क्या हाँ, आपको सही और गलत में डिफरेंस पक्का लगता है कि ये चीज़ें सही होती हैं, ये चीज़ें गलत होती हैं? या फिर क्योंकि कई बार फिलोसफिकल चीज़ें पढ़ते 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 बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे ही पढ़ते हैं जिसमें कहीं ना कहीं ये इशारा रहता है कि जो गलत है वो भी गलत नहीं है, वो सिर्फ हमने अपने सुविधा के लिए बनाया हुआ है जिससे ये वर्ल्ड थोड़ा सा चलता रहे। तो कभी आपको एहसास होता है कि सही और गलत में कोई अंतर नहीं है? नीचा का जो काम था एक, पहले तो मैं अपना बता देता हूँ कि सही गलत, आप किस स्कूल ऑफ थॉट से आ रहे हो डिपेंड करता है ज़्यादा, कि आप एक मोनिस्ट हो या आप एक डुअलिस्ट हो, कि आप सिर्फ हाँ हाँ में मानते हो, ना ना में मानते हो, या सिर्फ या दोनों में मानते हो, हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है। तो वैसे तो मोनिस्ट डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट आत्मा और शरीर से ज़्यादा रिलेट करता है, कि ये क्या फिजिकल बॉडी है, आत्मा है कि नहीं है, बट हाँ उसको इसमें भी इम्प्लाई किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से कि डिग्री ऑफ, एक अगर वननेस की बात ले लें, अगर मोनिस्ट पर्सपेक्टिव से ले लें, तो डिग्री ऑफ हाँ होता है और डिग्री ऑफ हाँ ही होता है, तो ये सब चीज़ हो ही रही है, जिसको हम यस बोलते हैं, अफर्मेशन, अफर्म करना। ना मतलब नहीं हो रही है। अगर हम यूनिवर्सल लेवल पे ले तो चीज़ें हो ही रही है, यूनिवर्स एक्सपैंड कर ही रहा है, डार्क एनर्जी एग्जिस्ट करती है, यूनिवर्स बहुत
क्या कहते हैं, फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, या स्पीड ऑफ लाइट, या जो भी कहा जाता है, उससे एक्सपैंड कर रहा है यूनिवर्स डार्क मैटर की वजह से, या वो डार्क मैटर है क्या है, तो हो ही रहा है। उसमें ये नहीं कह रहे नहीं हो रहा है। तो अगर इस यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से देखें तो जो चीज़ हो ही रही है वो तो यस ही हुई, नंबर वन, पहला पॉइंट या पहला क्लॉज। दूसरा क्लॉज कि भाई वो होने की डिग्री कितनी है, क्या वो छोटे लेवल पे हो रही है या बड़े लेवल पे हो रही है। अब जैसे लोग बोलते हैं ना मेरा काम नहीं बन पाया यार, अरे यार दोस्त तुम, जैसे सरकारी काम है, सरकारी दफ्तर में काम है, आप तो काम कर चुके हो तो आपको पता होगा कि काम कितना ढीले तरीके से होते हैं। कुछ अफसर होते हैं जो बहुत ढीले होते हैं, काम लटकाते हैं। तो एक आदमी है वो, भाई यार वहाँ बुला लिया, स्लॉट दे दिया, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। अरे भाई एटलीस्ट तुम गए, स्लॉट तो मिला, तुम ऑफिस देख के तो आए, तुम्हारा काम नहीं हुआ इज एक्सप्लेनिंग द डिग्री ऑफ यस। मतलब तुम गए, तुम वहां बैठे, तुमने वहां के एम्प्लॉयज को देखा, बट तुम्हारा काम नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो हुआ। तो जो थोड़ा सा कुछ हुआ वो थोड़ा सा तो यस हुआ, उसको पूरी तरीके से नो तो नहीं कह सकते। बिल्कुल। कुछ तो सीखा आपने। और बेसल लेवल पे जाए तो जिम, भाई मुझसे जिम नहीं होता, आपसे जिम क्यों नहीं होता, क्योंकि आप चाहते हो मेरा वर्कआउट सेशन ऐसा होना चाहिए परफेक्ट कि मैं जिम से उठ ना पाऊं, तो आप बोल रहे हो मेरा जिम नहीं होता, लेकिन आप जिम एटलीस्ट गए तो वो डिग्री ऑफ यस है। कम है तो नो हो गया, ज्यादा है तो यस हो गया। क्वेश्चन को इंटेंसिटी थोड़ा ऑफ सा कह और सकते हैं रिफ्रेज yes। करके एक एग्जांपल इसमें ऐड करूंगा। मान लो कि हम किसी को गाली देते हैं, उसे पीट हम्म देते हैं, ये एक गलत बात है, ऐसा कि माना जाता है। दूसरा है हम किसी से अच्छे से बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, ये एक सही बात है। तो हम्म। कहीं आपको कभी एहसास हुआ है कि दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है, सही और गलत कुछ भी नहीं होता, सब कुछ मतलब एक सही है, सब मॉरल कुछ गलत स्टांस है। के हिसाब से पूछ रहे हो आप। मॉरल मॉरल मॉरलिटी कुछ रियल में एग्जिस्ट होनी चाहिए, बस ये वो कंसेप्ट ही है अपने आप को बस जो बना दिया गया है हमारे अंदर। अब आप उसको गाली दे रहे हो, अगर कोई बाप अपने बेटे को गाली दे रहा है कि भाई तू शराब पीता रहता है, पढ़ाई भी कर ले, तो वो गाली देना सही है गलत है? पता नहीं, हो सकता है आगे आगे तो जाके वो, पता चलेगा वो तो। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हाँ, हो सकता है, तो पॉजिटिव वो भी हो सकता तो, तो एक पर्सपेक्टिव व्यू हो गया, उसका पर्सपेक्टिविस्ट व्यू हो गया। ठीक है कि आपने किसी को, अब कोई, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ अपने लेक्चर में कि शराबी को हमेशा बोला जाता है शराबी गलत होता है, वो गंदा आदमी है, गलत काम करता है। लेकिन वो जो शराबी है उसके ऊपर क्या बीत रही है, वो शराब क्यों पी रहा है, कौन सा गम छुपाने के लिए पी रहा है? क्या उसके घर में किसी का देहांत हो गया है, किसी की डेथ हो गई है, उसका डाइवोर्स हो गया है, उसकी नौकरी चली गई है, तो शराब पी रहा है अपने गम को छुपाने के लिए, वो अपने पर्सपेक्टिव में सही है, आपके पर्सपेक्टिव में वो गलत है। ठीक है। अब इसी के ऊपर नीचा ने जो अपनी किताब है बियॉन्ड गुड एंड इविल, इसी कॉन्सेप्ट को छेड़ा है। तो मैंने जो लेटेस्ट लेक्चर डाला था फ्रीडरिक नीचे का, जो अल्टीमेट वाला लेक्चर था, उसमें मैंने ये चीज इसी के ऊपर थोड़ी सी बात करी हुई है कि बाकी फिलोसफर्स क्या कहते हैं कि व्हाट इज बियॉन्ड दिस गुड, व्हाट इज बियॉन्ड, जो हम गुड और इविल जो टैग करते हैं उसके बियॉन्ड क्या है, और जो उसके बियॉन्ड चला जाता है वो एक सुपरमैन होता है, जो इंसान सबके परे चला गया। तभी तो कहते हैं कि मॉरली जो आप पूछ रहे हो ना ये सवाल कि भाई गाली देना सही है, गाली देना गलत है, अगर इसको यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से देखो तो क्या कलेक्टिव गुड हो रहा है उसका आगे जाके। ठीक, फॉर एग्जाम्पल बड़े लेवल पे लेते हैं चलो, कि एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है ना, अभी हम यहाँ पे नाम नहीं देंगे कौन सी गवर्नमेंट है, कि भाई वो हिटलर की गवर्नमेंट है या वो मुसोलिनी की गवर्नमेंट है, किसकी गवर्नमेंट है, बट डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, गला दबा के रखा है जनता का। अब उस टाइम फ्रेम में वो गलत है, लेकिन क्या वो कलेक्टिव गुड कर रहा है कहीं पे आगे जाके, ये भी देखा जाता है। जैसे मैंने एक डिक्टेटरशिप का ऊपर वीडियो बनाया था, जिसमें आप थंबनेल देखोगे तो ध्रुव राठी की शक्ल है, बट वो पूरा जो वीडियो था उसमें मैंने इसी के बारे में बात करी है कि क्या सही है क्या गलत है, है, ये क्या क्योंकि गलत, डिक्टेटरशिप को एपिटोम ऑफ वो माना जाता है कि गंदगी। गलत। लेकिन मैंने दोनों स्टांस दिए कि हाँ गलत गलत। और कितना लेकिन मैंने मुश्किल हो ये भी जाएगा स्टांस, ये फिर आगे जाके ये डिसाइड कर पाना कि इसका हाँ आउटकम रियल में क्या निकला। बहुत ही मुश्किल है ये हाँ तो। क्या निकला,
बहुत टाइम मुश्किल फ्रेम है, में आगे क्योंकि जाकर वो सोचना और फिर यूटिलिटेरियन, हाँ, पूरी अपनी जिंदगी दे देते हैं ना यूटिलिटेरियन। जो हम सवाल अभी आपने मुझसे पूछा, मैं जो जवाब दे रहा हूँ, इसमें लोग अपनी जिंदगी पूरी तरीके से सैक्रिफाइस कर देते हैं इसी कॉन्सेप्ट को समझने में कि इसका कलेक्टिव गुड होगा या नेगेटिव होगा। अब मिडिल ईस्ट में कहा जाता है कि भाई सद्दाम हुसैन जैसे लोगों की वजह से बहुत गंदगी थी, तो सद्दाम हुसैन को मार दिया। लेकिन वहां के लोगों से आप पूछो तो सद्दाम हुसैन ने वहां पे पीस मेंटेन करके रखा हुआ था मिडिल ईस्ट में। जो अभी उसकी हालत हो गई है, ये साइज जैसे वो कॉन्सेप्ट आ गया है, सीरिया अलग हो गया है, साइप्रस में ये हो रहा है वो, तो कंट्रोल था। अब कुछ लोगों के लिए, कुछ आवाम जनता के लिए जो बाहर से उनको देख रहे हैं, उनके लिए भाई वो टेररिस्ट था सद्दाम हुसैन। अंदर के लोगों के लिए भाई वो उनका वो था, क्या बोल सकते हैं उसको, जीवदाता था। तो ये तो एक और ओपन एंडेड सवाल है कि इसका कलेक्टिवली अगर कोई चीज सही है तो क्या कलेक्टिवली उसका बाद में जाके क्या फायदा होगा सोसाइटी का या किसी इंडिविजुअल का भी, या उसका नुकसान होगा। या फिर बाद में जाके अगर हमने देख भी लिया तो क्या वो सच में फ़ायदा है या फिर नहीं है, ये डिसाइड करना भी मुश्किल है। देखने में शायद फ़ायदे जैसा हाँ, लग रहा है, हो सकता है फायदा है नुकसान ही नहीं। हो आगे चल के और देखेंगे हाँ, टाइम फ्रेम में। हाँ, तो उसका कोई सही गलत आप कह ही नहीं सकते। ऑल राइट फराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम निकाला और आप इस पॉडकास्ट में शामिल हुए। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। नहीं, अच्छा लगा। थैंक यू, आप अच्छा काम कर रहे हो और सवाल अच्छे पूछते हो आप। बीच बीच में तो मैं ही भूल जा रहा था कि यार कौन से फिलोसफर ने ये कहा होगा, क्योंकि मेरी ये बहुत बुरी बीमारी, आप लेक्चर में भी देखो तो मैं चीज़ें भूल जाता हूँ कि किसने क्या कहा था, किसने क्या नहीं कहा था। तो नहीं, मज़ा आया और आप अच्छा काम कर रहे हो, एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, और इस तरह के पॉडकास्ट के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ में जो इस तरह के पॉडकास्ट पसंद करते हैं।